अस्सलाम वालेकुम। नावल शब ममनुआ, किस्त नंबर 52, रिटन बाय सैयद हसन। जो ही वो निजी जेट में दाखिल हुए, माया की निगाहें बेख्तियार ठहर गईं। जहाज के अंदर का खालिस ऐशो आराम इसके लिए नाकाबिले यकीन था। इससे पहले उसने कभी निजी तैयारे में सफर नहीं किया था, इसलिए ये लम्हा उसके दिल में हैरत के साथ साथ एक गहरी सी शुक्रगुजारी भी जगा गया। वो सब खामोशी से देखती रही। माया के लिए ये तजुर्बा इसके लिए किसी ख्वाब की मानद लग रहा था। माया ने लयाम को टेक्स्ट भेजकर इत्तला दी कि वो उज़ैना और यमील के हमरा फ्लाइट ले रही है। उज़ैना आकर उसके सामने वाली नशिस्त पर बैठ गई। काफी पुरजोश लग रही हैं, उज़ैना ने भरपूर मुस्कुराहट से के साथ इस्तफसार किया। वो ये बात बखूबी महसूस कर चुकी थी कि माया जहाज में सवार होते ही कितनी हैरत से इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। माया ने हल्के से सर हिलाया। वो अपनी मुस्कुराहट छुपाने में नाकाम रही। बहुत ज्यादा। मुझे तो अपने साथ फ्लाइट में और खासकर प्राइवेट जेट में ले जाने का बेहद शुक्रिया। और जैना ने बेपरवाही से कहा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है माया। यूं लगता है जैसे किस्मत ने ही तय कर रखा है कि हम सब एक ही वक्त में हंसला जा रहे हैं। माया ने ये सुनकर लम्हा भर सोचा, फिर धीरे से सर झुका लिया। किस्मत का लिखा कौन जानता है, शायद वाकई ऐसा हो। उजैना मुस्कुराई जब इसने जमील पर एक नजर डाली, जो फ्लाइट के अमले से बात करने में मसरूफ थे। उनका लबो लहजा बहुत शाइस्ता था। जैनी ने एक नजर जमील को देखकर अपनी तवज्जो से फिर से माया की जानब मबजूल कर ली। तो हसला में तुम्हारा कितने दिन रुकने का प्रोग्राम है, वापसी कब होगी तुम्हारी? जानी ने तजस्सुस से पूछा। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जैसे ही मेरा काम हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। माया की बात पे उजाना ने इत्तफाक किया और इसके बाद वो अपनी और यमील की खास सीट पर वापस चली गई। अब माया अकेली बैठकर अपने ख्यालात का रुख एक बार फिर अपने भाई से मुलाकात की तरफ कर गई। उसने अपने गले में पड़े लॉकेट की तरफ हाथ बढ़ाया। माया ने निगाहें झुकाकर इस लॉकेट को खोला और इसे अपनी हथेली पर रखकर इसे छोटे से नाजुक लॉकेट को देखा, जो उसके खानदान की एक आखिरी निशानी थी, आखिरी रह जाने वाला वाहिद ठोस ताल्लुक। इसकी उंगलियां लॉकेट की ठंडी धात को महसूस कर रही थी। जो ही माया ने इसे खोला, इसकी नजर लॉकेट के अंदर मौजूद एक छोटे बच्चे की तस्वीर पर गई। वो इसका चेहरा गौर से देखने लगी। इस बच्चे के नकूश कुछ मानूस से लगे, जिससे इसका दिल बैठने लगा। माया ने जल्दी से इस लॉकेट को बंद कर दिया और अपने दिमाग को सरजश करने लगी। उसे यकीन था कि वो ऐसा सिर्फ इसलिए सोच रही है कि वो उनके घर में रहती है। माया ने एक बार फिर तस्वीर को काफी देर तक देखा। उस बच्चे के निकोश चेहरे के नकूश वो हिफ्स करना चाहती थी, ताकि जब वो इसे देखे तो इसे आसानी से पहचान ले। एक लम्हे के लिए इस बच्चे को तकने के बाद अचानक माया ने सर उठाया और उसकी आंखें यमील से मिली, जो अभी फ्लाइट के अमले से बात खत्म करके उजैना के साथ सीट पर बैठ रहा था। माया का दिल एक मिनट के लिए उछल कर हलक में आ गया जब उसने यमील के नकूश का लॉकेट में इस छोटे लड़के के चेहरे का के साथ मुआसना किया। लेकिन फौरन ही माया ने जल्दी से नजरें हटा ली, जहन को झटक कर इस ख्याल को रद्द कर दिया कि शायद वो काफी देर से तस्वीर को देख रही थी, इसलिए इसे इस बच्चे के चेहरे के नकूश जमील से मिलते जुलते लगे। माया को यकीन था कि अगर वो लयाम की जगह किसी और लड़के को भी देखती तो इसे अपने भाई के चेहरे का ही गुमान होता। जहाज आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। वक्त गुजारने के लिए माया ने अपने साथ एक किताब पहले ही रख ली थी, जबकि अब भी इसके दिमाग में अपने भाई का अक्स लहरा रहा था। उज़ैना ने अपने हाथों में जमील के मजबूत हाथ थाम लिए। जमील, कैसा लग रहा है अब जबकि तुम कुछ ही घंटों में अपनी बहन को देख सकोगे? जैनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरा दिलो दिमाग अब भी शशोपंज में मुब्तला है। ये एक अलग ही एहसास है। क्या इसे वो हादसे याद होंगे? क्या वो अपने वालिदैन के बारे में जानती होगी? तो जैना पूछे बगैर न रह सकी। जमील जैनी की बात के बारे में सोचने लगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इसे कुछ भी याद नहीं होगा, क्योंकि वो तब सिर्फ एक 10 माह की बच्ची थी। लेकिन जिस औरत ने इसे पाला है उसने जरूर उसे बताया होगा। वो उजैना की क्या सराई पे जमील सिर्फ आह भर के रह गया।
ज़ैनी सुस्ती से जुमाई लेने लगी। शायद ऐसा मुमकिन हो। तुम थोड़ा आराम कर लो ज़ैनी, जमील ने प्यार से ज़ैनी के गाल सहला कर कहा, क्योंकि अगर तुम एयरपोर्ट पर जाते वक्त ऊँघते हुए आई हो और इस हालत में इतनी थकन तुम्हारी तबीयत बोझल कर देगी। जमील, मैं अगर सो जाऊं तो आप फिर से फालतू की सोचों में गुम हो जाएंगे। नहीं मेरी जान, मैं अब कल की निस्बत बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मेरे अंदर आज एक नई उमंग जागी है कि मेरी बहन भी है। मैं इसको सोच सोच कर अपना हर लम्हा गुजार रहा हूँ कि वो कैसे दिखती होगी, मुझे इतने सालों बाद अपनी जिंदगी में कबूल करेगी भी कि नहीं। जमील की मस्बत बातें सुनकर ज़ैनी को कुछ तसल्ली हुई और वो कल से यमील के साथ जाग रही थी। इसने थोड़ा आराम करने की गर्ज से यमील को इनकार करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इसे सच में थकन हो रही थी। उज़ैना को यमील ने अपनी लैब पर बिठाया और इसके लबों पर चूक गया। शायद ये इसके शुक्रिया का मुनफरिद अंदाज था। अलग होकर इसे मखमूर निगाहों से देखकर गोया हुआ, ठीक हूँ मैं अब, देखो या और सबूत दूँ। ज़ैनी ने सोने के लिए फ़ौरन आंखें बंद कर ली, लेकिन जमील के वजूद से निकलती तपश से वो इसकी बाहों में आराम करने में नाकाम नजर आई। तुम बेड पर जाकर सो क्यों नहीं जाती? इस तरह तुम ना सो सकोगी और ना मैं तुम्हें सोने दूंगा। यमीन ने शरारत भरे लहजे में मशवरा दिया। लेकिन मैं आपके करीब रहना चाहती हूँ और शायद आपके साथ सोना चाहती हूँ, ज़ैनी ने मुंह बनाकर कहा। यमीन ने बेख्तियार ही मुस्कुराहट दी और कहा, और ब्राइडल स्टाइल में अपने आहनी बाजों में समेट कर मखसूस बेड रूम कैबिन में ले गया और दोनों बिस्तर पर लेट गए। यानी थोड़ी सी नींद ले लो, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। वो इसकी पेशानी पर नर्म सा लम्स दिया। वो इससे कंधे पर रखकर उसके कंधे पर सर रखकर सोने लगी। जमील ने इसके वजूद को थामे रखा जब तक वो सो नहीं गई। जमील को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। ज़ैनी थकन के बायस जल्द ही गहरी नींद में चली गई और जब तक वो सो नहीं गई, जमील इसे आराम से बिस्तर पर सुलाकर बाहर कैबिन में अपनी सीट पर आके बैठने लगा। मगर जमील की तवज्जो दोबारा से लॉकेट ने खींच ली। इसकी नज़र माया के हाथ में लॉकेट पर पड़ी और वो दरमियान में ही रुक गया। छोटा सा पुराना लॉकेट। माया ने इसकी नज़रों को महसूस करते हुए ऊपर देखा, कहा, क्या आपको कुछ चाहिए? माया ने पूछा। जल्दी से अपनी किताब बंद करके एक तरफ रख दी। जमील ने नफी में सर हिलाया। उसकी आवाज़ सोचों में डूबी हुई थी और एक ट्रांस की कैफियत में बहुत धीमी आवाज़ में जमील ने कहा, नहीं, ये मेरा मतलब है कि ये लॉकेट, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? माया झुटकी। इसकी अंगुलियों ने फितरी तौर पर लॉकेट को मजबूती से जकड़ लिया। क्यों? जमील ने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ा। एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं पुर यकीन नहीं हूँ, ये लॉकेट बहुत मानूस सा लगता है। मैंने शायद इसे कहीं किसी बहुत अपने के पास देखा है, इसीलिए ये मेरी तवज्जो खींचता रहता है। जमील के लहजे में किसी चीज़ ने माया को ठुठकने पर मजबूर कर दिया। माया की आंखें नरम हो गई। इसने वो लॉकेट उतार कर जमील की तरफ बढ़ा दिया। ये मेरी मम्मी का है, मेरे खानदान की आखिरी निशानी है। ये मुझे मेरे असल से जोड़े रखता है, मेरे खानदान की वाहिद निशानी। माया की बात सुनकर यमीन ने लॉकेट को एहतराम के साथ लिया। जिसने खुद इसे भी हैरान कर दिया। इसने पेचीदा डिजाइन को दिलचस्पी और गौर से देखा। इसके अंगूठे इसकी बनावट को जांचने लगे। एक अजीब सा एहसास इसकी रूह में उतरने लगा। जब इसने लॉकेट को खोला तो इसकी सांस रुक गई। आसमान इसके सर पर गिर गया। तस्वीर में एक शरारती मुस्कुराहट वाला एक छोटा सा लड़का दो मुस्कुराते हुए जोड़े के साथ खड़ा था। ये चेहरे इसके लाशऊर में मौजूद थे। ये मर्द और औरत ये वही लोग थे जिन्हें में देखता था। इसके वालिदैन और वो खुद। वो लॉकेट को घूरता रहा। इसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। ये मैं हूँ। सरगोशी में भी इसकी आवाज जज्बात से भरी हुई थी। जब इसने तस्वीर से नजरें उठाकर माया की तरफ देखा, इसकी आंखें गुलाबी थी। माया का दिल तेजी से धड़का जब इन अल्फाजों पर गौर किया। आपका क्या मतलब है? ये मेल की आवाज मुश्किल समात के काबिल थी। लरजती हुई बोली। इसने लॉकेट को माया की तरफ मोड़ा, तस्वीर की एक तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मैं हूँ और ये मेरे सगे वालिदैन हैं। माया, आपको ये कहाँ से मिला? इसकी आवाज़ टूट टूट कर निकली। इसने बेयकीनी से जमील ने हैरत और उम्मीद भरी नजरों से माया की तरफ देखा और इसके बोले गए अल्फाजों को जहन में दोहराने लगा। माया ने कहा था कि ये इसके खानदान की बाकी रह जाने वाली आखिरी निशानी है। वो ये यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि माया उसकी सगी बहन थी। वो इस तमाम वक्त इसके बिल्कुल पास ही थी, इसके घर में, इसके बेहद करीब, और वो ये जानता ही नहीं था। इस वक्त वो दोनों सोचने समझने की सलाहियत खो बैठे थे। सबसे वानीखेज बात ये थी कि वो लड़की, वो इंसान क्या माया थी जिसके लिए वो हसला का सफर कर रहे थे? माया का लॉकेट ही वो वाहिद कड़ी थी
जो इसकी याददाश्त को वापस ला पाने में मदद कर सकता था। माया के होंठ खुले रह गए, लेकिन कोई एक अल्फाज भी नहीं निकल सका। माया को ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया अपने मदार से हट गई हो। माया ने झपट कर लॉकेट वापस ले लिया और तस्वीर को ऐसे घूरा जैसे पहली बार से देख रही हो। उसका जहन हजारों इम्कानात में डूब गया। थोड़ी देर पहले ही इसने जमील के चेहरे में इस बच्चे की झलक देखी थी और सोचा था कि वो इसके भाई की तरह लगता है, और अब जमील ही वो इंसान है जो ये कह रहा है कि वो वही बच्चा है जो तस्वीर में है। जमील इसका भाई है था, नहीं बल्कि भाई जमील ही इसका भाई है, इसका बड़ा भाई। जमील को जिस बहन के बारे में माया ने बातें करते हुए सुना था वो वही थी। ये कैसी अनहोनी है। माया ने तस्वीर पर गौर किया और दोबारा जमील की तरफ देखा। ये आप हैं? माया ने सरगोशी से पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। जमील ने आहिस्ता से हाँ में सर हिला दिया। उसका गला बात करने के लिए बहुत तंग था। आपके पास ये कैसे है माया? इसकी आवाज मुश्किल एक सरगोशी में निकली, गोया वो जवाब से डर रहा था। माया की आंखों में आंसू जमा हो गए। ये मेरे सगे वालिदैन हैं और मेरे बड़े भाई हैं। माया ने इतराफ किया। इसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। जैना जो बाथरूम जाने के लिए उठी थी वो यमीन को देखने बाहर आई। खामोशी से दोनों का इतराफ सुन के हाँफ उठी। उसके हाथ ने उसकी सिसकी दबा ली। दोनों बहन भाई में से किसी ने भी जैनी की मौजूदगी को नोट नहीं किया। अल्फाज हवा में तहलील हो गए। ये लम्हात जज्बात और हैरत से भारी पड़ गए। जमील ने माया को तृष्णा निगाहों से देखता गया और उसका दिमाग सख्ता में चला गया। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ भी कहने के लिए अल्फाज खत्म हो गए। सब कुछ साकत और जामिद हो गया। जमील सिर्फ माया को एक बार खींच कर गले लगाना चाहता था। इसका दिल बेख्तियार धड़क रहा था। माया जमील की सरगोशी में इस वक्त क्या क्या नहीं शामिल था। इसकी आवाज टूट कर बिखरने लगी। ये वाकई तुम हो? मेरी अपनी, मेरी छोटी बहन? माया ने सिसकना शुरू कर दिया जब वो अपने के मजबूत हिसार में कैद हो गई। भाई, ये सच में आप ही हो ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। इसकी आवाज में इतना दर्द था कि उजाना के गालों पर भी आंसू की लकीरें बन गई। इस मुलाकात को देखकर सब कुछ फानी हो गया। जैनी इस लम्हे से मगलूब हो गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि माया जो इन तमाम बरसों में इनके साथ रह रही थी जमील की सगी बहन थी। माया सच में और हकीकी तौर पर इनके खानदान का ही हिस्सा थी। ज़ैना खामोशी से सोने के लिए वापस कैबिन में चली गई। वो बिछड़े हुए लोगों की मुलाकात में रुकावट डालना या दखल देना नहीं चाहती थी। जैनी का दिल पुरसुकून हो गया ये जानकर कि जमील की बहन माया ही है। वो पहले से ही माया को अपने खानदान का फर्द समझती थी, लेकिन अब ये ताल्लुक फर्जी नहीं रहा था। ये रिश्ता एक अटल हकीकत था। एक तवील वक्फे के बाद जमील माया के चेहरे को देखने के लिए पीछे हटा। ये वो चेहरा था जिसे रोज देखने का वो आदी हो चुका था, ये जाने बगैर कि ये उसकी बहन का ही चेहरा था जो इसे शुरू से ही इसका एहतराम करने पर मजबूर कर देता था। वो बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। पहली बात ये जो इसके दिमाग में आई वो ये थी कि अब इनका हंसला जाना बेकार है। अब इसे वापस लोदस की तरफ अपने घर जाना चाहिए। मुझे थोड़ा टाइम दे माया को कि मैं पायलट को कह सकूं कि हमारी परवाज वापस लोदस की जानब मोड़ दे, क्योंकि अब हमें हंसला जाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई जल्दी से आए। माया की बात सुन के यमीन मुस्कुरा दिया। हाँ, मैं अभी वापस आता हूँ। हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। यमीन पायलट को इत्तला देने के लिए कॉकपिट की जानब चल दिया। जैसे ही माया अपनी सीट पर वापस बैठी, जमील के वापस आने का इंतजार करने लगी। इसके गालों पर आंसू बहने लगे और इसके होंठ एक लड़ती मुस्कुराहट में ढल गए। उसका जहन सुबह अपनी सोचों की जानब चला गया। क्यों, कौन सोच सकता था कि जैना इसकी भाभी होगी और छोटी सी अजलीना जिसे माया ने बचपन से पाला था असल में इसकी भतीजी थी, और वो एक और भतीजी या भतीजे की फुफ्फो बनने वाली थी। उसको ये सोचना ही अजीब लग रहा था कि इसने अपनी भतीजी को इस एहसास के बगैर पाला कि वो उसके भाई की बेटी है। माया का चेहरा फिर से आंसुओं से भीग गया। अजलीना की तरह वो भी लोदस में यमील से मिली थी, यानी पहले दिन ही वो इस शहर में अपने भाई से मिली थी, ये जाने बगैर कि वो उसका अपना सगा भाई है। जमील दोबारा इसके साथ बैठ गया और माया फिर से सिसकियां भरने और रोने लगी। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि आप वाकई मेरे भाई हैं। मेरे भाई हैं।
मैं खुद भी अभी तक यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम ही मेरी बहन हो। जमील ने ये कहते हुए आगे बढ़कर माया की गालों से आंसू साफ किए। आपको ये हार याद है अब तक? माया ने लॉकेट का हवाला दिया, क्योंकि इसी ने जमील की तवज्जो खींची थी। पूरी तरह से नहीं, लेकिन जब मैंने कल रात इसे आपके गले में देखा तो मुझे ये बहुत मानूस लगा और मैं इस वक्त नहीं बता सकता था कि क्यों। और फिर कल रात मुझे एक ख्वाब आया और मैंने इस लॉकेट से कुछ मिलता जुलता देखा। शायद आप पहले ही जान जाते अगर मैंने इसे पहले निकाला होता, क्योंकि कल पहली बार मैंने इसे अपने गले में पहना था। ये मेरी मरहूमा माँ ने मुझे दिया था। जिस औरत ने मुझे अडॉप्ट किया था उसने ये वाज़िया कर दिया था कि ये मेरे वालिदैन की आखिरी निशानी है। उन्होंने आपको क्या बताया और तुम कब से मुझे तलाश कर रही थी? जमील के पूछने पे माया ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने अभी कुछ अरसा कबल ही आपको तलाश करना शुरू किया। मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि मेरा भाई है, यानी कि आप मुझे याद रखेंगे या ये कि आप मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहेंगे। लेकिन एक बड़ी वजह से मुझे आपको तलाश करने की ख्वाहिश हुई। जमील पीछे सीट पर झुक गया, आंखें उसकी माया पर जमी रहीं। क्या तुम्हें हमेशा मेरे बारे में मालूम था? मुझे सिर्फ कुछ साल पहले आपके बारे में मालूम हुआ, जब मेरी माँ, जिस औरत ने मुझे पाला, वो मर रही थी। उन्होंने मुझे सच्चाई बताई कि वो मेरी पैदाइशी माँ नहीं है और मेरे वालिदैन एक कार हादसे में मर गए थे जब मैं सिर्फ एक बच्ची थी, और वो मेरे भाई को यतीम खाने ले गई थी क्योंकि उनके पास हम दोनों की देखभाल करने के लिए वसाइल नहीं थे। माया की आवाज़ टूट गई, मगर उसने अपनी बात जारी रखी। उन्होंने मुझे ये लॉकेट दिया और मुझे बताया कि ये मेरे हकीकी वालिदैन का है और उस हादसे में बाकी रह जाने वाली वाहद चीज़ थी। जब हादसे के बाद मैं उन्हें मिली तो मैं उसे पकड़े हुए थी। इस तमाम वक़्त में मैंने अपने भाई को तलाश करने के बारे में नहीं सोचा था। हालाँकि मेरे पास इतनी मालूमात थी कि मैं बआसानी अपने भाई को तलाश कर सकती थी, मगर आप और रोज़ाना से इतनी मोहब्बत मिलने के बाद मुझे लगा कि कोई मेरा अपना भी है। इसके बाद मैंने अपने भाई को तलाश करने का फ़ैसला किया। चाहे मेरा भाई मर भी गया हो, ये मेरा हक़ है कि मैं उसे ढूँढूँ। और अगर वो ज़िंदा है तब भी। मैंने ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये आप होंगे। जमील, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं आपको कभी तलाश कर सकूँगी। माया की आंखों से ताज़ा आंसू बह निकले। मुझे अफ़सोस है कि मैंने अपनी बहन को इन तमाम सालों में तलाश नहीं किया। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि आपके लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल रही होगी। जमील ने नरमी से कहा, मैं जानता था कि मुझे गोद लिया गया था, लेकिन मुझे आपके बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं हादसे के बाद अपनी याददाश्त मुकम्मल तौर पर खो चुका था। मुझे सिर्फ हाल ही में आपके वजूद के बारे में मालूम हुआ और इसीलिए मैंने आपको तलाश करना शुरू किया। जमील के कहने पे माया ने सर हिलाया। वो समझ सकती थी कि उसका भाई उस हादसे के वक़्त सिर्फ़ एक बच्चा था। देर आए दुरुस्त आए, माया की बात सुनकर जमील ने एक लरज़ती साँस ली और उसकी नज़रों में नरमी समा गई। मुझे सब कुछ बताएँ माया, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। मुझे आप अपनी माँ के बारे में बताएँ, उन्होंने हमें कैसे तलाश किया? जमील ने तजस्सुस से पूछा कि उन्होंने हमें कार के मलबे से कैसे निकाला था? मामा ने मुझे बताया था कि उस रात नाइट शिफ्ट करके अकेले घर वापस आ रही थी। जब उन्होंने कार देखी, वो गाड़ी आग में जल रही थी, लेकिन मेरा भाई आप मुझे अपनी बाहों में लेकर कार से दूर बैठे थे, रो रहे थे। हम दोनों रो रहे थे और खौफज़दा थे। उन्होंने बताया कि वो हमारी दर्दनाक चीखो-पुकार को नज़रअंदाज नहीं कर सकीं, लिहाज़ा वो मदद के लिए आगे बढ़ी। मगर जब वो वहाँ पहुँची तो हमारे वालिदैन पहले ही जल कर मर चुके थे। वो इन्हें नहीं बचा सकीं। माया रुक गई, उसकी आवाज़ काँप गई। उसने आँखें साफ की, आँसू साफ किए। अगरचे जमील हैरान था कि वो माया को लेकर कार से कैसे निकला। वो जानता था कि माया के पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो वही कहानी बता रही थी जो उसे बताया गया था। वो हमें इस रात अपने घर ले गई थी क्योंकि उन्हें खौफ था कि अगर मेरी देखभाल नहीं की गई तो मैं शायद ज़िंदा ना रह पाऊँ। उन्होंने हम दोनों को ले जाने का फ़ैसला किया, लेकिन उनकी माली हालत ख़राब थी। तंगदस्ती के सबब वो अपना बोझ बड़ी मुश्किल से उठा पा रही थी, तो मज़ीद 2 बच्चों की देखभाल करना तो दूर की बात थी। लिहाज़ा अगली सुबह वो आपको मकामी यतीमखाने ले गईं और मुझे अपने पास रख लिया। हमें जुदा करते वक़्त वो दिलगिरफ़्ता थीं।
चनाचे उन्होंने सोचा कि आपको यतीम खाने के छोड़ दिया, शायद ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको बेहतर मौका मुयस्सर आ जाए। माया की ज़बानी सब सुनकर जमील की आवाज़ पुरसुकून और शिद्दत जज्बात से भरी हुई थी। हमें जुदा करने के लिए मैं इन्हें कसूरवार नहीं ठहरा सकता। हो सकता है अलग करने का फ़ैसला उनके लिए भी मुश्किल हो, लेकिन उन्होंने हमारी जानें बचाईं। अगर वो ना होती तो शायद आज हम में से कोई भी ज़िंदा नहीं होता। माया ने एक तल्ख़ मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। वो एक अच्छी औरत थी भाई। उन्होंने अपने शौहर के इतराज़ के बावजूद मुझे पाला, मुझे वो सब कुछ दिया जो वो दे सकती थी। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी और मैं इन्हें हर रोज़ याद करती हूँ। जमील ने मेज़ के पार हाथ बढ़ाया और माया के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। काश मैं इनसे मिल सकता। वो मेरी मोहसिन हैं, वो फरिश्ता सिर्फ औरत लगती हैं। वो हमारे लिए तो फरिश्ता ही थी। माया ने सरगोशी की। इनकी मौत के बाद तो आपके हालात मुश्किल रहे होंगे, है ना? जमील की बात पे माया ने सर हिला दिया। उनके शौहर ने मेरे लिए ज़िंदगी मुश्किल बना दी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी में उज़ैना आई और मुझे अपनी रहने बच्ची के लिए नैनी के अपनी बच्ची के लिए नैनी के तौर पर मुलाजमत दी और मैं तब से इनके साथ हूँ। माया सच सच कुछ याद करके फिर मुस्कुराई। ज़ैना कितनी हैरान होंगी ना जब इन्हें मालूम होगा कि मैं आपकी बहन हूँ। जमील ने इसकी जानिब मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं ज़ैनी का मकरूस हो गया हूँ। आज के बाद से वो तुम्हारी हकीकत को जाने बगैर तुम्हें मेरे पास ले आई। जमील का दिल ज़ैना के लिए शुक्रगुजारी और एहसानमंदी से भरा हुआ था। ज़िंदगी एक अनहोनी की तरह है, माया ने सोचते हुए कहा। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि कुछ ऐसा होगा। मेरे वहम गुमान में नहीं था कि ये सब। मैं अभी तक हसीना के साथ आपके रिश्ते पर हैरान थी और अब ये सब। जमील ने माया का हाथ दबा कर उसे अपने होने का एहसास बख्शा। जमील ने चाहा कि माया को उसकी रात के बारे में तमाम सच्चाई बताए, उनके वालिदैन के साथ पेश आने वाला हादसा और उनका कत्ल बताया, मगर इसे ये वक्त मुनासिब न लगा। उसके लिए इतना ही बहुत था कि उसकी बहन उसके साथ मौजूद है, उसके बिल्कुल साथ उसके पास बैठी हुई है। जमील ने अपना मकसद सोच लिया था कि वो बहुत जल्द इस कातिल तक ज़रूर पहुंच जाएगा, मगर वो इस लम्हे को अपनी बहन के साथ जीना चाहता था। वो इस लम्हे को अपनी बहन के साथ खुशगवार बनाना चाहता था, इसलिए इसने मज़ीद कोई भी नाखुशगवार या दिल दुखाने वाली बात नहीं की और उनका ख्याल जहन से झटक दिया। अगले चंद घंटे दोनों बहन भाई अपनी ज़िंदगियों के बारे में बातें करते रहे, कभी रोते कभी मुस्कुराते कि वो दोबारा मिल गए। जैसे ही जेट लैंडिंग के लिए तैयार हुआ, जमील आहिस्ता आवाज़ में कहने लगा, मैं उज़ैना को देख कर आता हूँ, फिर हम सब मिलकर रवाना होंगे। माया के ने भी उसकी बात की तायद की। लाज़मी आपको बहुत देर हो गई मेरे साथ बात करते हुए, आपको ज़रूर भाभी को देखना होगा। ये सोचते हुए एक मुस्कुराहट माया के होठों को छू गई कि जब उज़ैना को पता चलेगा कि वो जमील की बहन है तो उनका क्या रद्द अमल होगा। सच में वो अब जमील की मुंह बोली बहन नहीं थी, बल्कि जमील की सगी बहन थी। माया जितनी बार सच्चाई पर गौर करती और जितनी बार ये दोहराती, इतना ही हैरान हो जाती। जमील को जाते हुए इसके दिमाग में आया कि जब वो लियाम को सच्चाई बताएगी तो लियाम का क्या रद्द अमल होगा, जमील और उज़ैना के वालिदैन का क्या। वो सब लोग तो इसके बारे में सोचेंगे। ये तमाम बातें भी अहमियत की हामिल थी। अलबत्ता इसने अपने भाई को तलाश कर लिया था, ये सबसे बड़ी हकीकत थी। और बाकी तमाम लोग वो थे जिन्होंने माया को पहले ही खानदान का फर्द समझा था, लिहाजा माया को सबकी तरफ से ठुकराए जाने का खौफ नहीं था। जैसे ही जमील बेडरूम में दाखिल हुआ, इसने उज़ैना को मुकम्मल तौर पर जागते हुए पाया। ज़ैनी की आंखें सुर्ख थीं। जमील हैरान होकर आगे बढ़ा और बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। तुम कब से जाग रही हो? क्या तबीयत ठीक नहीं? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? जमील ने फिक्रमंदी से ज़ैनी को गले लगा लिया। मैं ठीक हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए उठ गई। मुझे तुम्हें कुछ बताना था, जमील ने नरमी से कहा। उज़ैना इसके चेहरे को देखने के लिए पीछे हटी। मैं जानती हूँ, ज़ैनी ने कहा। इसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने सब कुछ सुन लिया। तुम जानती हो? तुमने कब सुना? जमील हैरत में डूब गया। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ जमील, मैं माया के लिए भी बहुत खुश हूँ। ये नाकाबिले यकीन है कि आप दोनों बहन भाई हैं। मैं अभी तक बेयकीनी की कैफियत में हूँ। ज़ैनी के गालों पर आंसू बहने लगे। जमील ने आंसू साफ किए। तुम्हारी वजह से ये मुमकिन हुआ है मेरी जान। तुम्हारा मुझ पर यह एहसान है, मैं कभी इसका बदला नहीं चुका सकता। तुम तमाम वक्त मेरी बहन की देखभाल कर रही थी। जमील की आवाज़
जज्बात से कांप रही थी। मैंने कोई एहसान नहीं किया, वो हसीना और मेरी देखभाल करती रही हैं इतने सालों से। उज़ैना ने जमील को दोबारा गले लगाया और मुझे अफसोस भी है, अफसोस मगर किस बात का। जमील ने तेवरी चढ़ाई। मुझे अब ये एहसास हुआ कि आप इसके हार को क्यों देख रहे थे। मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने जैनी की बात पूरी होने से पहले ही जमील अपने होंठों को इसके होंठों से जोड़कर कुफ्ल लगा दिया। इसके लम्स में शिद्दत शामिल हो गई। अब अगर दोबारा खुद को बुरा कहा या माजरत की तो तुम्हारी रूह में ऐसे उतरूंगा कि तुम दर्द की लज्जत से माजरत करने लगोगी। बताओ मंजूर है या अब भी शर्मिंदा हो। उसकी सांसों को एक बार फिर से जमील ने पीना शुरू कर दिया। सुगोशी में शुक्रिया के अल्फाज बोले। किस लिए? उज़ैना ने हैरानी से अपनी सांसें बहाल करते हुए सवाल किया। हर चीज़ के लिए। अज़लीना और माया को मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मुझे एक मुकम्मल ख़ानदान दिया। ज़ैना का चेहरा आंसू भरी मुस्कुराहट में खिल उठा। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं जमील, ये सब आपकी किस्मत थी। ये सब आपकी किस्मत थी। आपके खुशनसीबी ने माया को मेरे पास भेजा। जमील का खूबरू चेहरा देखते ही जानी ने कहा कि अब आपको माया के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए। आप उसे वक्त दें क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत सालों बाद मिले हैं। माया को भी अपने भाई की ज़रूरत है। ज़हरा ने अपनी बात पे जोर देकर इसको बार कराया और जमील ने भी हामी भरी। मेरे साथ आओ, चलो साथ चलते हैं माया के पास। जमील के कहने पर अगरचे ज़ैना उसके साथ जाते हुए खिंचा रही थी। जैसे ही जमील और ज़ैना कैबिन में वापस पहुंचे, माया ने ऊपर नजरें उठाई। जैसे ही उसने ज़ैना को देखा वो खड़ी हो गई। माया के आंसू दोबारा बहने लगे। जैनी, मैं, जमील, भाई, वो, उसके अल्फाज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। ज़ैना ने एक ही जश्न में फासला तय किया और माया को गले लगाया। सब ठीक है माया, सब ठीक है माया, पुरसुकून हो जाओ, खामोश हो जाओ। जैनी ने आहिस्ता आवाज में से पुरसुकून करना चाहा। मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। दोनों औरतें एक दूसरे को गले लगा के रोईं, जबकि जमील खामोशी से करीब खड़ा इन दोनों का शुक्रगुजारी और मोहब्बत और शुक्रगुजारी से देख रहा था। जमील की आंखों में आंसू झिलमिला उठे और चलकर इन दोनों को गले लगाकर अपनी मताए जान की तरह अपने बाजुओं में समेट लिया। वो सब सीटों पर बैठ गए। पायलट के ऐलान के बाद कि वो उतरने वाले हैं, वो सब एक साथ एयरपोर्ट से बाहर आए। ये सफ़र उन लोगों के लिए खुशबख्ती लेकर आया था। उन सब के जज्बात शुक्रगुजारी और एहसान मंदी के थे और एहसान मंदी से भरे हुए थे और बिछड़े हुए दिलों ने फिलहाल सुकून पा लिया था। गुजरे हुए चंद घंटे किसी मोर्चे से कम नहीं थे और ये अटूट बंधन इन जिंदगियों में एक नए सफ़र का आगाज था। आगे की ज़िंदगी के लिए एक वादा था, आइंदा न बिछड़ने का, और एक मरहम था गुजरे हुए सालों के जख्मों पर। घर तक का सफ़र खामोश रहा। जमील गाड़ी चला रहा था। जमील का ज़हन इस ख़याल से दौड़ रहा था कि माया को अपने वालिदैन के कत्ल के बारे में कैसे बताए और उनके कातिल का सुराग कैसे मालूम करे। दूसरी तरफ माया इस बारे में सोच रही थी कि लयाम को किस तरह सच्चाई बताए। उसने सोचना शुरू कर दिया कि क्या उन्हें फ़ोन पर बताना चाहिए या ज़ाती तौर पर मिल के मुलाकात करके। माया ने माया ने एक छोटी मुस्कुराहट के साथ सोचती रही कि ये सब बताने पर वो किस तरह वो लयाम के चेहरे पर हैरत दिखेगी। उज़ैना भी अपने ख़यालात में गुम थी। वो इस बात पर हैरान थी कि किस्मत ने इन सबको एक साथ कैसे जमा किया और मिलाया। ये हैरत अंगेज था कि वो माइकल से धोखा खाने के बाद इस जगह से वापस आते हुए कैसे मिली और जमील की बहन को भी अपना बना लिया। उज़ैना के जहन में कोई बात आई और वो अपनी सीट से मुड़कर माया की तरफ देखा।
جو پیچھے کی طرف سیٹ پر تھی۔ کیا تمہارے پاس ہسلا جانے کی کوئی اور وجہ تھی اس کے علاوہ؟ تم ہسلا کیوں جا رہی تھی جبکہ آپ دونوں یہیں لودس میں مل سکتے تھے؟ روزانہ کے پوچھنے پر جمیل نے مرر سے مایا کی طرف دیکھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میرا بھائی شاید شروع سے ہی اسلحہ میں رہتا ہوگا اور مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنا لمبا سفر کر کے لودس آئے۔ مایا نے ایک چھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ وضاحت دی۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم سب اس غیر ضروری سفر سے بچ گئے ہیں۔ اب سب روزانہ کی وجہ سے، یہ سب روزانہ کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ فلائٹ لینے کا مشورہ دیا۔ مایا نے جمیل کو دیکھتے ہوئے بات مکمل کی۔ مایا، ویسے کیا تم براہ راست یتیم خانے سے بات چیت کر رہی تھی؟ جمیل نے مرر سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مایا نے جھٹ سے بولی، نہیں، میرا ایک دوست میری مدد کر رہا تھا۔ مایا نے لیام کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا اور آگے بات بڑھائی۔ جب مجھے بتایا گیا کہ میرا بھائی اپنی شراکت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تو میں نے ازیوم کر لیا کہ وہ کوئی اہم شخص ہو سکتا ہے۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ آپ ہوں گے۔ مایا نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ زینہ نے دوبارہ مایا کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ نے مجھے اپنے سفر کی وجہ کیوں نہیں بتائی؟ زینی کو دکھ تھا کہ مایا کو اپنی پریشانی بتانی چاہیے تھی۔ مایا نے زینی سے نظریں چرا کر کہا، میں نے آپ کو اس بارے میں نہیں بتایا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرے بھائی سے ملاقات کیسی رہے گی۔ میں اپنی امیدیں بڑھانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا بھائی مجھ سے تعلق رکھے گا بھی کہ نہیں، وہ مجھ سے رشتہ جوڑنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں۔ تم نے ایسا کیوں سوچا؟ مایا نے کندھے جھکائے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی اہم شخص ہیں۔ بعد میں زیادہ امید نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ زینہ نے آہ بھری، مجھے امید ہے کہ اب تم مایوسی چھوڑ دو گی اور امید رکھنا شروع کر دو گی۔ مایا، جب وہ گھر پہنچے، اپنی گاڑی سے اپنے بیگ نکالنے کے بعد ان سب کا رخ اپنے کمروں کی جانب تھا۔ زینی نے ملازموں سے آدھے گھنٹے بعد ٹیبل پہ کھانا لگانے کا بول دیا۔ جمیل کو کمرے میں داخل ہونے کے بعد سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر زینی نے جمیل کو مشورہ دیا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کچھ وقت اکیلا رہنے کی ضرورت ہے۔ جمیل ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ زینی کے سامنے کھڑا ہوا، اگرچہ وہ اکیلے رہنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ مجھے کچھ سپیس چاہیے، مگر اس تنہائی میں تمہارا ہونا لازمی ہے۔ جمیل کے اعتراض سے زینی کھل اٹھی۔ اچھا، تو جناب کو اس تنہائی میں بھی میری کیا خدمت درکار ہوں گی؟ زینی کا انداز دل فریب اور شرارت سے بھرپور تھا۔ مجھے گلے لگا کر مجھے حوصلہ دو، میں بہت تھک گیا ہوں، میرا دل بہت بھاری ہو رہا ہے۔ زینی نے آگے بڑھ کر جمیل کو گلے لگا لیا۔ جمیل نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے خم میں چھپا لیا اور بلاخر وہ آنسو بہا دیے جو وہ گھنٹوں سے روک رہا تھا۔ اب اس کمرے کی پناہ میں اپنی من پسند عورت کے سامنے آزادانہ طور پر اپنا کرب و تکلیف بیان کر سکتا تھا۔ اس مرد کا جسم کانپ رہا تھا، وہ خاموشی سے اپنا دکھ بیان کر رہا تھا۔ اس کا دل بھر آیا جو مایا نے اسے بتایا تھا کہ ان برسوں میں مایا نے کیا کچھ برداشت کیا، جبکہ وہ خوشحالی میں زندگی گزار رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں سے شرمندہ تھا۔ کیا اس کے وہ والدین جنہوں نے اسے اڈاپٹ کیا تھا، انہوں نے اس کو اپنی مرحوم بیٹے کا نام دیا تھا اور جمیل کو سلطنات کو چھپا کے رکھا؟ جمیل کو احساس ہوا کہ اس کے والدین نے یہ سارے اقدام اس کی خوشحالی اور بہتر مستقبل کے لیے کیے ہیں، اس میں ان کی کوئی بری نیت شامل نہیں تھی۔ کچھ دیر رونے کے بعد جب اس کا دل کا بوجھ کم ہو گیا، خود کو سنبھالنے کے بعد پیچھے ہٹ کر روزانہ کی طرف دیکھا، مجھے حوصلہ دینے کے لیے شکریہ۔ تمہارا سرگوشی سن کر زینی مسکرائی اور اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ شکریہ ادا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے مجھے آپ کے ساتھ رہنے دیا اور اپنا غم ہلکا کر کے مجھے معتبر کر دیا۔ جمیل کو یاد آیا کہ مایا کے ساتھ رات کا کھانا کھانا تھا، لہٰذا انہوں نے خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی۔ میں نے مایا کو بھی قتل کے بارے میں نہیں بتایا، میں جانتی ہوں مایا کو سب کچھ بتانے کا ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ اگر آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں تو کیا ہم بینا کو لینے چلیں ابھی، یا کل تک اسے لانا ہے؟ زینہ نے جمیل سے پوچھا۔ وہ شاید پہلے ہی سو رہی ہوگی، یا کافی رات ہوگی، ہم اسے کل لے سکتے ہیں۔ میں تھکا ہوا ہوں اور میرا سر دکھ رہا ہے۔ جمیل کی بات پر زینہ نے سر ہلایا اور خود کو پنجوں کے بل اٹھایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا کہ چلے رات کا کھانا کھا کے جلدی سے آرام کرتے ہیں تاکہ آپ کی طبیعت سیٹ ہو جائے۔ آج کی رات کا کھانا جمیل کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ آج مایا صرف اس کی فرضی بہن نہیں تھی بلکہ اس کی ایک سگی بہن تھی جس کے ساتھ وہ کھانے کا لطف اٹھانے والا تھا۔ آج کی رات گزار کے وہ کل اس کو ساری حقیقت بتانے والا تھا کہ اس کے والدین کا قتل کس طریقے سے ہوا تھا اور وہ قاتل کو کس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں اور قتل کے پیچھے کی وجوہات معلوم کی جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب کمرے میں مایا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اس نے اپنا موبائل فون نکال کر لیام کا نمبر ڈائل کر دیا۔ مایا، لیام نے حیرت سے پکارا، یہ آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہے نا؟ آپ دوران پرواز کس طریقے سے کال کر سکتی ہیں مجھے؟ مایا مسکرائی، ہاں، یہ میں ہی ہوں، میں لودس میں واپس آ گئی ہوں۔ لیام نے حیرت اور پریشانی سے سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ آپ لودس میں ہیں؟
کیوں کیا ہوا؟ کیا فلائٹ کینسل ہوگی؟ کیا جہاز خراب ہو گیا؟ مایا سوچنے لگی کہ لیام ہمیشہ اتنے منظر خیز ہیں، یہ مایا آج اچھے موڈ میں ہے۔ سفر کو جاری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ میں نے اسے تلاش کر لی ہے جس کے لیے میں سفر کر رہی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو تلاش کر لیا ہے۔ مایا کے الفاظ کسی کے سبب ٹھیک سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ آپ نے اسے کیسے تلاش کر لیا؟ آپ کیا بات کر رہی ہیں مایا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ ان سے کیسے مل سکتی ہیں؟ کیونکہ میں بھی یتیم خانے بات ہوئی ہے، وہاں تو کوئی بھی نہیں پہنچا۔ پھر آپ نے کس طریقے سے انہیں ڈھونڈ لیا؟ لیام کی پریشان کن آواز سن کر مایا کھلکھلا کر مسکرائی۔ کیا ہم کل مل سکتے ہیں لیام؟ جب میں کل آپ سے ملوں گی تو آپ کو سب کچھ بتاؤں گی۔ میں آپ کو ذاتی طور پر بتانا چاہتی ہوں۔ ہاں بالکل، ہم کل مل سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں کل تک انتظار کر سکوں گا۔ مایا پلیز مجھے فون پر ہی سب بتا دیں، مجھے ابھی سننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے یہ بات کہیے گا کہ آپ نے روزانہ اور اس آدمی کو اس کے بارے میں بتایا اور انہوں نے آپ کی مدد کی۔ لیام یہ سوچ کر ہی بدمزہ ہو گیا کہ یمیل نے انہیں شکست دے دی اور مایا کو اس کے بھائی کی تلاش کرنے میں مدد کی۔ مایا نے شرارت بھری آواز میں کہا، خیر کچھ ایسا ہی ہے، میں آپ کو کل اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ میں وہاں ڈرائیو کر کے آ رہا ہوں ابھی۔ مایا نے گھڑی پر نظر ڈالی اور اپنا ہونٹ چبا کر بولی، 10 بج رہے ہیں، میں آ رہا ہوں نا۔ آپ یا تو مجھے فون پر ہی بتائیں یا پھر مجھے آ کر ذاتی طور پر سننے دیں۔ کیا آپ کو اندازہ ہے میری انا کو ٹھیس پہنچی ہے؟ میں یہ پہلے یمین نے زینا کو مجھ سے چھین لیا اور اب وہ آپ کے بھائی کو تلاش کرنے میں آپ کی مدد کر کے مجھ سے زیادہ خود کو قابل اعتماد ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیام کے بھڑکنے پر مایا مسکرا دی۔ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے لیام، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے سب باتیں امیر کو کی ہوتی تو مجھے یتیم خانے سے معلومات بھی حاصل نہیں کرنا پڑتی۔ مایا کی بات سن کر لیام کو بے عزتی محسوس ہوئی۔ میرے لیے تو یہ ایک مقابلہ ہی ہے، آپ یہ جان لیجیے۔ شاید آپ نے یمیل کو شامل کر کے غلط فیصلہ کر لیا۔ آپ ابھی تک اپنے بھائی سے ملی بھی نہیں، بتائیے کیا ملی آپ اپنے بھائی سے؟ لیام کے چہرے لہجے میں تنقید محسوس کر کے مایا کو مزہ آنے لگا۔ میں اپنے بھائی سے ملی بھی ہوں؟ جیسے ہی مایا نے کہا، لیام فوراً ساکت ہو گیا۔ میں آ رہا ہوں، جب میں گھر کے قریب پہنچوں گا تو میں آپ کو کال کروں گا اور آپ باہر آ کر مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ مایا کا جواب سنے بغیر لیام نے فون بند کر دیا کہ کہیں وہ منع نہ کر دے۔ مایا ان تمام باتوں سے خوب لطف اٹھاتی رہی۔ اس نے اپنا فون سائڈ پہ رکھا اور واش روم کی طرف چلی گئی فریش ہونے۔ مایا رات کے کھانے کے لیے نیچے آئی تو یمیل اور زینب دونوں پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میز پر سجے تمام کھانے مختلف کھانے کے باوجود جمیل اور مایا دونوں کو کھانے کی بھوک نہیں تھی۔ وہ دونوں گوشت کا کھانا کھا رہے تھے جبکہ دوسری طرف زینب مزے سے کھا رہی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ وہ دونوں کھانا نہیں کھا رہے تو اس نے اشارتاً کہا، لگتا ہے یہاں صرف میں ہی بھوکی ہوں۔ یمیل اس کی بات سن کر اپنی سوچوں سے باہر آیا۔ سوری، میرا مقصد تمہارا موڈ خراب کرنا نہیں تھا، بس مجھے بھوک نہیں۔ آج کے دن کی تمام واقعات کی وجہ سے میرا کھانا کھانے کا دل نہیں ہے۔ دونوں نے آگے بڑھ کر یمیل سے کہا، میں سمجھ سکتی ہوں۔ مایا نے بھی تائید کی، آج سب کچھ ہضم کرنے کے لیے واقعی وقت چاہیے۔ مجھے تو اب یقین ہی نہیں آ رہا۔ مایا نے شریری مسکراہٹ کے ساتھ موڈ کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ جمیل کے ہونٹ بھی مدھم مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ یہ میرے لیے بھی غیر یقینی ہے، لیکن ایک اچھے انداز میں۔ زینب نے اپنے ایک پانی کا گھونٹ لیا۔ حقیقت کو تسلیم کرنے میں وقت لگے گا، مگر اچھی چیز یہ ہے کہ آپ دونوں نے ایک دوسرے کو ڈھونڈ نکالا ہے اور یہی امید رکھتا ہے۔ مایا کی مسکراہٹ بڑھ گئی۔ جمیل نے اپنا گلا صاف کیا۔ مایا کچھ کھا لو، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، کچھ کھا لو۔ آج کا دن بہت مصروف تھا اور اعصابی تناؤ سے بھرپور۔ زینب نے شرارتی انداز میں مسکرا کر جمیل سے کہا، آپ ابھی سے ایک بڑے بھائی کی طرح لگ رہے ہیں۔ آپ ابھی سے ایک بڑے بھائی کی طرح لگ رہے ہیں۔ جمیل اور مایا ہنسے۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ مجھے عادت ڈالنی پڑے گی۔ آپ اب میری ایک بہن ہے جس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اس سے پہلے مایا کچھ کہتی، فون لیام کی کال سے بج اٹھا اور ان کا دل ایک لمحے کے لیے اچھل پڑا جب اس نے سوچا کہ وہ انہیں کیسے بتائے گی کہ وہ کسی سے ملنے باہر جا رہی ہے۔ مایا نے اپنا گلا صاف کیا، کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے اگر میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤں؟ مجھے اپنے دوست سے بات کرنی ہے، وہ جو میری مدد کر رہا تھا۔ مایا نے عجیب طرح سے وضاحت دی، اوہ یہ اچھا نہیں ہے کہ اپنے دوست کو اندر کیوں نہ بلا لیں؟ زینب نے ایک بڑی مسکراہٹ کے ساتھ مشورہ دیا۔ مایا کے دوست کو دیکھنے کی خواہش مند تھی وہ۔ مایا شرمیلے انداز میں مسکرائی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ابھی اندر آنا چاہے گا، شاید کسی اور وقت میں آپ سے سب سے ملوا دوں۔ زینب نے جمیل کے ساتھ نظروں کا تبادلہ کیا اور جانے کا اشارہ دیا۔ ٹھیک ہے، ہم باقی باتیں کل کریں گے۔ جمیل نے مایا کو اپنا خیال رکھنے کا کہتے ہوئے تھوڑی جھجک ہوئی اور خود کو روکا۔ مایا لیام سے ملنے کے لیے تیزی سے باہر چلی گئی۔